everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. Welcome everyone to a new video. एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th जोग्राफ़ी बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल जोग्राफ़ी के चैप्टर 3 के बारे में, विच इज़ अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ. आज हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ का जो आंतरिक भाग है, उसका जो इंटीरियर है, उसकी स्टडी करेंगे, कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. तो सबसे पहले तो अर्थ का जो रेडियस है ना, उसके कोर तक, इट इज़ अबाउट 6,300 किलोमीटर्स. तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इतना अंदर तक जो है जाकर इन्फॉर्मेशन निकाल लाए? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो हमें अलग अलग सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ता है इन्फॉर्मेशन के लिए. एंड वैसे ही कुछ सोर्सेज आते हैं हमारे दो कैटेगरीज में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं? वो हमें जो डायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर से मिलते हैं. एंड और जो इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है किसी चीज़ का एनालिसिस करके या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके जो हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, वो आता है हमारा इनडायरेक्ट सोर्सेज के अंदर. डायरेक्ट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है माइनिंग, सेकेंड इज ड्रिलिंग, एंड थर्ड इसमें आ जाता है वोल्केनो, बेसिकली वोल्केनिक इरप्शंस. इनडायरेक्ट फोर्सेस की अगर हम इंफॉर्मेशन के सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है मिटियोर्स, सेकेंड इज ग्रेविटी, थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड फोर्थ इज सिस्मिक एक्टिविटीज़. तो माइनिंग की अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो किसी भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जब किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ को डिग करके, उसकी डिगिंग करके, ठीक है, तो उसको हम माइनिंग बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका में गोल्ड निकाला जाता है डिग करके, गोल्ड माइंस मौजूद है उधर. एंड इन गोल्ड माइंस की जो गहराई है वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक की ही है. उससे ज़्यादा आज तक वो लोग जो हैं डिग नहीं कर पाए हैं. उसका रीज़न क्या है कि हमने स्टडीज़ में पाया है कि जैसे जैसे अर्थ के हम अंदर की तरफ जाते हैं इंटीरियर में, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे अंदर टेम्परेचर भी बढ़ता है, फिर प्रेशर वो भी इंक्रीज़ होता है. एंड ये जो मटेरियल हम निकाल रहे हैं ना अर्थ के अंदर, जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनकी जो डेंसिटी है वो भी डेप्थ के साथ बढ़ती जा रही है. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा जो सोर्स है वो है ड्रिलिंग. ड्रिलिंग की जाती है ओशन फ्लोर्स पे. हमारे पास दो बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हम बोल सकते हैं. वो हैं डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड सेकंड है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. अर्थ का जो ओशियन फ्लोर है उस पर बेसिकली ड्रिलिंग की जाती है. एंड तब जो मटेरियल निकलता है उसकी स्टडी जब हम करेंगे तो वो आएगा हमारा डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड आज तक का अगर हम डीपेस्ट ड्रिल की बात करें, डीपेस्ट ड्रिल की गई है आर्कटिक ओशियन में एंड ये की गई है तकरीबन 12 किलोमीटर तक की. नेक्स्ट आ जाते हैं वोल्केनो या फिर वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में. तो जो मैग्मा है अर्थ के इंटीरियर में, जब वो अर्थ के क्रस्ट को क्रैक करके बाहर आएगा एंड ये जो मैग्मा जब लावा की फॉर्म में सरफेस पर होगा, जब ये ठंडा हो जाता है इसको कलेक्ट कर लिया जाता है एंड इसकी स्टडी की जाती है. तो ये आ जाता है हमारा डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर. इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो मिटियोर्स ये माना जाता है, मिटियोर्स वैसे तो यूनिवर्स से आते हैं
लेकिन जिस मटेरियल से मिट्योर्स बने हैं अर्थ भी उसी मटेरियल से बना है, इसीलिए इन मिट्योर्स के मटेरियल की स्टडी करके भी हम अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोला जाता है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये पोल्स पर स्ट्रॉन्गर है, अर्थक्वेक पर कंपैरेटिवली वीक है। एंड इसी वजह से जो है हमें अर्थ के मटेरियल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अंदर इसका मटेरियल कैसा होगा। एंड साथ में अर्थ की शेप के बारे में भी बहुत कुछ बताता है ये, क्योंकि कोर से अगर हम बात करें तो कोर से पोल्स का डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है एंड अर्थ ये इक्वेटर पर ज़्यादा है। किस वजह से, उसका रीज़न मेन ये क्या माना जाता है कि जो अर्थ है वो पोल्स पर से फ्लैट है एंड इक्वेटर पे से हल्का सा बल्ज है बाहर की तरफ, इसीलिए अर्थ की जो शेप है ना उसको प्रॉपर स्फेयर ना बोल के जियोइड जो नाम है वो दिया गया है इसकी शेप को। एंड सिस्मिक एक्टिविटी की बात करें अगर हम, तो सिस्मिक एक्टिविटी से बेसिकली हमारा मतलब है अर्थक्वेक। जब हम अर्थक्वेक वेव्स को स्टडी करेंगे तब पता चलेगा हमें अर्थ के मटेरियल्स के बारे में, अर्थ के इंटीरियर में जो मटेरियल है उसके बारे में। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं अर्थक्वेक क्या है। तो जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक इज़ बेसिकली शेकिंग ऑफ अर्थ, सिर्फ अर्थ का हिलना है बेसिकली। एंड ये किस कारण से हिलता है अर्थ? ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। किसी पॉइंट से जो है अर्थ में एक एनर्जी रिलीज़ होती है एंड जब वो एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसकी वजह से जब अर्थ शेक करेगा उसको हम बोलेंगे अर्थक्वेक। तो सपोज़ ये हमारा पॉइंट एक्स है जहाँ से जो है एनर्जी रिलीज़ हो रही है एंड ये अब अर्थ के अंदर हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, किसकी फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। वेव्स की फॉर्म में जो है ये एनर्जी ट्रैवल करती है। एंड ये पॉइंट जहाँ से ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है अर्थ के अंदर सरफेस के नीचे, उसी को हम बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। जब इसने एनर्जी रिलीज़ की, वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल की, तो जो इसका नियरेस्ट पॉइंट होता है ना सरफेस पर, जब ये सरफेस पे पहुंचती है तो ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है ये पॉइंट फोकस से, जहाँ पे ये सबसे पहले जो वेव्स हैं ट्रैवल करके पहुंचती है। तो ये जो सरफेस पर ये जो पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं एपिसेंटर। सरफेस पे सबसे पहले ये एनर्जी यहीं पर पहुंचती है एंड यहीं से फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे सरफेस पर हर तरफ। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये एनर्जी जो है वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो अब जान लेते हैं हम अर्थक्वेक वेव्स के बारे में थोड़ा सा। तो अर्थक्वेक जो वेव्स हैं हमारी वो दो टाइप की हैं। सबसे पहले आती हैं बॉडी वेव्स, नेक्स्ट इज हमारा सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है ये अर्थ की बॉडी में ट्रैवल करती हैं। सरफेस वेव्स ट्रैवल करती हैं अर्थ के सरफेस पर। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब अगर इनका पॉइंट, जिस पॉइंट से इनकी एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो पॉइंट देखा जाए कि ये एनर्जी रिलीज़ कहाँ से हो रही है, तो बॉडी वेव्स रिलीज़ होती हैं फोकस से, ठीक है। वहीं सरफेस वेव्स जो है वो हमारी रिलीज़ होती है एपिसेंटर से। जिस इंस्ट्रूमेंट पर जो ये वेव्स हैं रिकॉर्ड की जाती हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट है हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर जितनी भी हमारी वेव्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब बॉडी वेव्स की अगर सबसे पहले हम बात करें तो इसको भी ना दो कैटेगरीज में बांटा गया है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स होती है हमारी प्राइमरी वेव्स एंड एस वेव्स होती हैं सेकेंडरी वेव्स। सिस्मोग्राफ के उसमें अगर हम बात करें तो सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं पी वेव्स। प्राइमरी वेव्स से सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं सरफेस सिस्मोग्राफ पे एंड सेकेंड रिकॉर्ड होती है हमारी सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पी वेव्स फास्टर हैं, वहीं एस वेव्स जो है वो हल्का सा
स्लोअर जो है ट्रैवल करती हैं। दूसरी चीज़ इनके बारे में जो जाननी ज़रूरी है वो ये है कि पी वेव्स हर मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन जो एस वेव्स है वो ट्रैवल करती है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स में, ये लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब इनकी अगर मूवमेंट की बात करें तो ये कैसे मूव करती हैं, तो कोई भी वेव होगी, अगर सपोज ये हमारी कोई वेव है, ऐसे ही ट्रैवल करती हैं वेव्स, ठीक है, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगी, ये उस मीडियम के पार्टिकल हैं। अब आप डायरेक्शन देख सकते हैं, मैंने एरो किस डायरेक्शन में बनाया है, तो डायरेक्शन क्या है दोनों वेव्स का मूव करने का, ये डायरेक्शन है। तो पी वेव्स में क्या होता है, पी वेव्स में जो ये हमारी वेव है ये आसपास के पार्टिकल्स को डायरेक्शन के पैरेलल मूव करवाएगी, यानी कि जो हमारा डायरेक्शन है वेव का उसी के पैरेलल जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी पी वेव्स में, जैसे कि साउंड वेव्स में होता है। वहीं एस वेव्स जो हैं वो हमारी, उसमें जो हमारे पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर मूवमेंट करेंगे, उनमें परपेंडिकुलर मूवमेंट होगी डायरेक्शन के, वेव के डायरेक्शन के कंपैरिजन में। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हो गया हो। सरफेस वेव्स की अगर बात करें तो ये लास्ट रिकॉर्ड होती हैं सरफेस वेव्स, सिस्मोग्राफ पे सबसे लेट सरफेस वेव्स ही रिकॉर्ड होंगी, लास्ट टू बी रिकॉर्डेड एंड सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी यही होती हैं। डिस्ट्रक्टिव ये क्यों होती हैं, क्योंकि सरफेस पर तो यही ट्रैवल कर रही हैं, ये तो अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल कर रही है, सरफेस पर तो तबाही यही मचाएगी, बिल्डिंग्स गिराना, पेड़ गिराना, वो सारा सरफेस वेव्स का ही काम होता है। अब हम बात करते हैं शेडो जोन की। अभी जैसे हमने मटेरियल्स की बात की कि किस मटेरियल में हमारी जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, तो जब स्टार्टिंग में अर्थक्वेक की स्टडी करने लगे तो स्कॉलर्स ने क्या किया, उन्होंने अर्थ के, जैसे सपोज़ ये पॉइंट है, यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है एंड अब वो हर अर्थ के हर कॉर्नर में जो है वो ट्रैवल करेगी ऐसे, ठीक है। तो हमारे स्कॉलर्स ने या फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स पर जो है सिस्मोग्राफ को सेटअप कर दिया इन वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए। पर क्या होता है, जब अर्थक्वेक आया और इन्होंने चेक करना स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो हमारा ये पॉइंट है जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हुई, इससे हमने जब एंगल ड्रॉ किए तो यहाँ पे एक एंगल है 105 का बना, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि 105 डिग्रीज तक जितनी भी वेव्स आई हैं वो सब रिकॉर्ड हुई हैं सिस्मोग्राफ पर, लेकिन 105 डिग्रीज के बाद जो है ये वेव्स कुछ एरियाज़ में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब जो जिस रीजन में, एरियाज़ वेयर ये वेव्स नहीं पहुंच पाई, या फिर जहाँ पर ये एरियाज या फिर ये वेव्स रिकॉर्ड नहीं हुई, एरियाज वेयर वेव्स वर नॉट रिकॉर्डेड, उसी रीजन को हम बोलेंगे शेडो जोन, ठीक है। इतना है समझ। अब समझते हैं डायग्राम से। जैसे पी वेव्स है तो रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने क्या देखा, 105 डिग्रीज तक तो ये पी वेव्स रिकॉर्ड हुई, लेकिन उसके बाद 100 to 145 का जो एंगल है, ये 40 डिग्रीज़ का जो एरिया है दोनों साइड, इस 40 डिग्रीज़ में पी वेव्स रिकॉर्ड नहीं हुई। वो किस लिए? क्योंकि आपने साइंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि सपोज़ आपने एक पानी का जार लिया, ठीक है, उसमें आप क्या देखते हैं, आपने एक पेंसिल डाली, लेकिन वो पेंसिल आपको पानी से नीचे थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आती है। वो किस वजह से? वो रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि एयर की डेंसिटी अलग है एंड
वहीं पर फिर पानी की जो वाटर की जो डेंसिटी है वो अलग है। तो सेम इधर होता है। तो जब हम लिक्विड से इधर सॉलिड में गया, सॉलिड से लिक्विड में गई सॉरी वेव्स, तो डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से, डेंसिटी में चेंज होने की वजह से इन्होंने अपना वेव्स ने अपना डायरेक्शन बदल लिया। वहीं फिर ये कोर से निकल के जब वापस से मेंटल में आई तो फिर से इनका डायरेक्शन बदल गया। इस कारण ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर जो है वेव्स रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। तो ये बन गया पी वेव्स का शेडो जोन। सेम हुआ एस वेव्स के साथ। एस वेव्स का आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं। तो ये मेंटल के बाद ये आउटर कोर जो होता है हमारा वो लिक्विड होता है। तो ये आउटर कोर में एंटर ही नहीं कर पाई, ये यहीं पर रुक गई। तो सिर्फ ये 105 डिग्रीज तक ही पहुंच पाई। तो ये 105 डिग्री के जो बियॉन्ड है ये पूरा रीजन बन गया एस वेव का शेडो जोन। आई होप शेडो जोन आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक के टाइप्स क्या क्या हैं। इन टाइप्स को बेसिकली कैटेगराइज किया गया है उनके कॉजेज़ के बेसिस पर कि क्या क्या कारण है अर्थक्वेक होने के। तो सबसे पहले आ जाता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। जैसे नाम ही बता रहा है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक का कारण क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स जब मूव करती हैं आपस में टकराएंगी फॉल्ट्स पर, तो जो अर्थ की शेकिंग होगी, अर्थक्वेक आएगा, उसी को हम बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड इज कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक मेनली होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। आपने देखा होगा कई बार माइनिंग जब करते हैं तो माइनिंग के दौरान ना कुछ सुरंगें या फिर खान बोलते हैं उनको हिंदी में, तो कुछ खान बना दी जाती है। एंड जब इसकी छत कोलैप्स कर जाएगी, इसकी ये जो छत है इन एरियाज़ की, जब वो कोलैप्स कर जाएगी माइनिंग रीजन्स में, तो उस वजह से जो अर्थक्वेक आएगा उसी को हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। थर्ड हमारा रीज़न है वोल्केनिक अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक अर्थक्वेक टाइप। ये किस वजह से होगा, ये होगा वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। भाई अब अर्थ के इंटीरियर से मटेरियल बाहर आ रहा है सरफेस पर, वो अर्थ की सतह कितनी मजबूत है, कितनी सॉलिड है, वो उसको तोड़ते हुए जब बाहर आएगा तो ज़मीन को तो वो थोड़ा सा हिलाएगा ही। तो जब जो अर्थक्वेक आएगा वोल्केनो इरप्शन के दौरान, उसी को हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ टाइप हो जाता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन होता है हमारा मेनली न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ की वजह से। आपने वो मूवी भी देखी होगी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, बट वो पोखरान में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान, उनके द्वारा जो टेस्ट करवाया गया था, तो उस समय भी आपने उस मूवी में भी देखा होगा कि कैसे एक्सप्लोजन के टाइम पे राजस्थान का जो पूरा रीजन है उसमें अर्थक्वेक आ गया था। ठीक है, तो ऐसे किसी एक्टिविटी की वजह से जब अर्थक्वेक होगा वो होगा एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक या फिर एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एंड लास्ट में आता है रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। वाटर को स्टोर करने के लिए किसी नदी का रास्ता रोककर रिजर्वॉयर्स बना दिए जाते हैं ताकि वो उस पानी को स्टोर कर लें। तो पहले तो ये पानी बह जाता था, अब ये एक जगह कलेक्ट हो जाता है। एंड जब ये कलेक्ट होता है ना, इसके वेट की वजह से नीचे का जो एरिया है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। एंड जब वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता तो यहाँ पर जो है ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसके कारण हमारा अर्थक्वेक आता है। एंड उसी को हम बोलते हैं रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो ये था अर्थक्वेक के बारे में। अब बात कर लेते हैं उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो दो बेसिस है हमारे पास अर्थक्वेक को मेजर करने के। सबसे पहले है मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट सेकंड है इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक मेजरमेंट हम किस बेसिस पर करते हैं, जो भी एनर्जी रिलीज़ हुई है, जब हम इस रिलीज्ड एनर्जी को जो है मेजर करेंगे तो वो होगा हमारा मैग्नीट्यूड। एंड जो भी डैमेज है
विजिबल डैमेज, कितना डैमेज इस अर्थक्वेक ने कॉज किया है, उसकी जब हम मेजरमेंट करेंगे तो वो होती है इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पे, जिसकी रेंज होती है 0 to 10। वहीं इंटेंसिटी को मर्केली स्केल पर मेजर किया जाता है, इसकी रेंज होती है 1 to 12। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब बात कर लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक की, कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो आ गया ग्राउंड शेकिंग, धरती हिलेगी सबसे पहले तो, ठीक है। सेकंड आ जाता है लैंडस्लाइड या फिर मड स्लाइड। ये बेसिकली होता है जहाँ पर माउंटेन रीजन्स हैं वहीं पर ये ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। एंड नेक्स्ट इज़ एवलांचेस। ये मिलती है ये देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा हायर पिक्स पर, जहाँ पर स्नो हो वहाँ पे एवलांचेस हो सकते हैं। सोइल लिक्विफेक्शन, जो सोइल है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर जाती है एंड वो जो पार्टिकल्स हैं ना वो ढीले छूट जाते हैं, वो भी इसी से होते हैं अर्थक्वेक से। फिर फायर देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स एंड जब ओशियन फ्लोर्स पर अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से वाटर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी वजह से सुनामी भी आ जाती है। इसके अलावा हमें ग्राउंड लर्चिंग एंड ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलती है। ये सब इफ़ेक्ट्स हैं हमारे जो हमें अर्थक्वेक के महसूस होते हैं या जिससे अर्थक्वेक पे फ़र्क पड़ता है, जिससे अर्थ को इम्पैक्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर की, कि अर्थ का जो बेसिकली है वो स्ट्रक्चर कैसा है। तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ना, अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर को देखें तो अर्थ के अंदर ना कुछ लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है, ऐसे कर्व्ड हैं वो लेयर्स। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाती है क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल एंड सबसे अंदर हमें देखने को मिलता है कोर, ठीक है। अर्थ के जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो जो अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है ना, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ के जो चेंजेस हैं ना उन्हीं के बेसिस पर हमने अर्थ को जो है के जो लेयर्स हैं उनको बांटा गया है। तो आप इधर इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है जो ये सबसे ऊपर का रीजन होता है, ये होता है क्रस्ट का। क्रस्ट में अब हम क्या देखते हैं कि ये जो है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, जिस सरफेस पर हम खड़े हैं ना, ये पूरा सरफेस ये हमारा है क्रस्ट, ठीक है। ये आउटर मोस्ट जो है सॉलिड पार्ट है। अब इसकी अगर थिकनेस की बात करें ना, ये क्रस्ट भी हमारे पास दो तरीके का है। सबसे पहला है ओशियनिक, देन इज कॉन्टिनेंटल। जो हमारा पूरा लैंड मास है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर है, एंड ये जो ओशियंस है ना वो सब ओशियन फ्लोर्स के ऊपर है। तो ये जो ओशियन फ्लोर है ना ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट है। अब इनके डिफरेंस की अगर बात करें तो जो मीन थिकनेस है ओशियनिक क्रस्ट की वो होती है तकरीबन 0 to 5 किलोमीटर, बेसिकली 5 किलोमीटर, 0 तो क्या ही होगी। तो जो मीन थिकनेस होती है ओशियनिक क्रस्ट की वो होती है 5 किलोमीटर्स तक की। वहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो मीन थिकनेस है वो 30 to 35 किलोमीटर्स की होती है एवरेज पर। लेकिन जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर ये जो थिकनेस है ना वो बढ़ जाती है, वहाँ पर जो है ज़्यादा थिक हो जाता है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जो हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ के नीचे जो हमें क्रस्ट देखने को मिलता है उसकी डेप्थ तकरीबन 70 किलोमीटर्स तक की होती है, ठीक है। अब अगर मटेरियल की बात करें तो जो ओशियनिक क्रस्ट है वो डेंसर मटेरियल से बना है, जिसकी वजह से वो हैवियर है या फिर डेंसर है। और कॉन्टिनेंटल प्लेट कहीं ना कहीं उस
कंपैरिजन में लाइटर है, यानी कि हल्की है ये ओशियनिक प्लेट से, ओशियनिक क्रस्ट से हल्की है। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब हम आते हैं मेंटल पे। क्रस्ट के डायरेक्ट नीचे मिलता है मेंटल। मेंटल में आकर जो है डेंसिटी बढ़ जाती है, जो मटेरियल है ना उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये मेंटल यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो अर्थ के इंटीरियर में 2900 किलोमीटर्स है, टिल 2900 किलोमीटर हमें मेंटल देखने को मिलता है। वैसे तो ये सॉलिड है, लेकिन एक लेयर है खासकर इस मेंटल में, ये है एस्थेनोस्फेयर। यहाँ पर ये पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, ये हल्की सी ना चिपचिपी है, लिक्विड ही है, पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है बट हल्की चिपचिपी है ये एस्थेनोस्फेयर पर। एंड ये जो पूरा लेयर है ना इसी को हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, जिसमें इसके ऊपर भी मेंटल है, वो भी सॉलिड है, इसके नीचे वाला मेंटल भी सॉलिड है। बस ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें थोड़ा सा ना चिपचिपा पदार्थ हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जब जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा रॉक्स का तो वो रॉक्स गलने लग जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये रॉक्स गल जाती हैं, चिपचिपी हो जाती हैं, इससे नीचे वापस से सॉलिड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर भी तो बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ साथ। तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो मेंटल है, अपर मोस्ट रीजन, तो वहीं पर ये एस्थेनोस्फेयर की लेयर मौजूद है। अब क्या होता है कि जो ऊपर का क्रस्ट है प्लस ये अपर मेंटल कहाँ तक का, मतलब ये एस्थेनोस्फेयर तक। तो जब भी हम बात करेंगे लिथोस्फेयर के बारे में, ठीक है, तो ये एस्थेनोस्फेयर तक का जो रीजन है ये आएगा हमारा, एस्थेनोस्फेयर से ऊपर तक का, सॉरी, ये होगा हमारा पूरा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के नीचे होगा एस्थेनोस्फेयर एंड फिर है पूरा मेंटल का रीजन, या फिर लोअर मेंटल भी इसको हम बोल सकते हैं, टिल 2900 किलोमीटर्स, ठीक है। अब ये जो एस्थेनोस्फेयर है जो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान हम लावा देखते हैं वो उसका सोर्स ही एस्थेनोस्फेयर ही है। इसको हम मैग्मा चैम्बर भी बोल देते हैं, ये मेन सोर्स है। डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है एंड ये एस्थेनोस्फेयर को हम थोड़ा सा वीक लेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से जो है अर्थ में मैग्मा जो है यहीं से ऊपर क्रस्ट को क्रैक करके आता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट लेयर पर, विच इज़ कोर। उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। कोर की जब हम बात करेंगे तो ये मेंटल के बाद हमारी जो नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होती है वो होती है कोर। ये स्टार्ट होती है 2900 किलोमीटर्स पर एंड ये अंदर जाती है तकरीबन 6300 किलोमीटर्स तक, मतलब बिल्कुल अर्थ के का जो रेडियस का पॉइंट है वहाँ तक ये जो है कोर एक्सटेंड होती है। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर एंड आउटर। आउटर कोर हमारा लिक्विड है एंड इनर कोर जो है वो सॉलिड है। अब इसका कारण क्या है कि जैसे मैंने बताया अर्थ के इंटीरियर में जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड ये जो टेम्परेचर है आउटर कोर में ये प्रेशर को जो है ना सरपास कर देता है, जिसके कारण ये लिक्विड बन जाता है, मेल्ट हो जाता है। बट वहीं जब ये आउटर इनर कोर की तरफ जाता है ना तो उस टाइम पे प्रेशर सरपास कर देता है टेम्परेचर को, तो ये वापस से जो है प्रेशर के कारण सॉलिड बन जाता है हमारा कोर का मटेरियल, ठीक है। अब कोर जो है हमारा मेनली दो बहुत ही हैवी मटेरियल्स से बना है। हैवी मटेरियल्स बहुत भारी पदार्थ हैं ये। कौन से हैं ये पदार्थ? निकल एंड आयरन। एंड इसी के कारण इस लेयर को काफ़ी बार कई जगह पर नाइफ के नाम से भी जाना जाता है।
अब आ जाते हैं हम अपने आज के आखिरी टॉपिक पर, विच इज़ अबाउट वोल्केनोज। तो एक वोल्केनो है क्या बेसिकली? वोल्केनो वो जगह है अर्थ सरफेस पर जहाँ से गैसेस या फिर एशेस या फिर मोल्टन रॉक, यानी कि पिघली हुई चट्टानें या फिर पिघले हुए पत्थर जो हैं ग्राउंड को ब्रेक करके अर्थ के सरफेस पर आते हैं। तो जहाँ पर ये सरफेस पर ये चीज़ें अर्थ के इंटीरियर से आ रही होगी वही हमारी वोल्केनोज होती हैं। तो अब ये जो मटेरियल होता है ना जो अर्थ पर आता है, सपोज़ ये अर्थ की क्रस्ट है, जब ये मटेरियल यहाँ पर अंदर की तरफ होता है अर्थ के इंटीरियर में, एस्थेनोस्फेयर में, तो इसको हम बोलते हैं मैग्मा। लेकिन यही मटेरियल जब ग्राउंड को ब्रेक करके ऊपर सरफेस पर आ जाता है तो ये इधर आकर बन जाता है लावा। ठीक है, अब अर्थ के मटेरियल से क्या क्या चीज़ें निकलती है? गैसेस निकलती हैं, एशेस निकलती हैं, मोल्टन रॉक निकलती है, वोल्केनिक, इसके अलावा वोल्केनिक बॉम्ब्स। यानी कि वोल्केनिक बॉम्ब्स क्या होते हैं? ये जो मैग्मा है ना, इसकी भी कुछ मैग्मा के कुछ पत्थर भी होते हैं, वो जब ग्राउंड को ब्रेक करके आते हैं ना वो फट करके, जैसे बॉम्ब फटता है ना वो वैसे फट करके बाहर आते हैं। ठीक है, गैसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मेनली किन गैसेस की बात कर रहे हैं? तो कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कुछ सल्फर के कंपाउंड्स हैं, उसके अलावा कुछ मात्रा में हमें क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन, ये जो गैसेस हैं ये भी वोल्केनो के साथ साथ इरप्ट होकर बाहर आती हैं। अब टाइप्स ऑफ वोल्केनो की अगर हम बात करें कि टाइप्स क्या क्या हैं, तो ये कुछ फीचर्स भी हैं जो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बनते हैं, इनको फीचर्स भी बोल सकते हैं हम, एंड इनको हम टाइप्स ऑफ वोल्केनो भी बोल सकते हैं। एंड ये कुछ एक तरीके का लैंडफॉर्म बनाता है, तो इसको हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म भी बोल सकते हैं। एक्सट्रूसिव किस लिए? क्योंकि ये अर्थ की सतह पर बन रहे हैं, बाहरी तरफ बन रहे हैं, इसलिए इनको हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें? शील्ड कोन या फिर शील्ड वोल्केनो। मेरे पास स्पेस कम है एंड मैं डायग्राम्स के साथ बताऊंगी, तो जब एक वोल्केनो कंप्लीट हो जाता है तब आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में साथ के साथ भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि सपोज़ ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ के अंदर इंटीरियर में हमारे पास इधर एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा है। इस मैग्मा की सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ जाननी होगी कि हर जगह तो ये मैग्मा की प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं हो सकती। तो अगर हमारे पास ये जो मैग्मा है इसमें बेसॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, अगर बेसॉल्ट की इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये हाईली फ्लूइड होगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये बेसिक लावा होगा, एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी मैग्मा के कुछ फीचर्स हैं, हाईली फ्लूइड होगा, बेसिक होगा, बेसॉल्ट का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड ये इसकी जो ये हाईली विशियस नहीं होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया हो। इसकी ना एक्सप्लोजिविटी कम होगी, यानी ये फट करके बाहर नहीं आएगा। तो क्या होता है कि जब ये मैग्मा ऐसे अर्थ के क्रस्ट को चीरता हुआ बाहर आता है सरफेस पर, तो हाईली फ्लूइड होने की वजह से ये ज़्यादा ऊपर ना जाकर ये बहुत जेंटल स्लोप्स बनाता है ऐसे। शील्ड, जैसे आपने देखा होगा ना पुरानी फिल्मों में तलवारों के साथ साथ एक शील्ड टाइप का कुछ होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर बना देगा। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो ये थे बेसिकली इसके के लावा के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके क्या होगी? इसकी हाइट कम होगी। हाइट कम क्यों होगी? क्योंकि फ्लूइड होने के कारण ये जो लावा है ये बह जाएगा दोनों तरफ, ठीक है, एक जगह इकट्ठा नहीं होगा।
एक्सप्लोजिव नहीं है तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा, जिसके कारण इसकी जो हाइट है वो कम ही होती है। ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा जो है शील्ड वोल्केनोज ही देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल की बात करें तो हवाई में जो है, हवाईन आइलैंड पे जो मोस्टली वोल्केनोज है वो यही हैं शील्ड वोल्केनोज। अब इनकी हाइट तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो एरिया ये कवर करते हैं ना ये बहुत ज़्यादा होता है। अब ये देखिए कितनी दूर तक ये जो है पूरा फैली हुई है। तो ये है हमारी शील्ड वोल्केनो। इसका जो स्लोप है वो जेंटल होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शील्ड वोल्केनो के। ठीक है। अब इसमें ही बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिंडर कोन। ठीक है, इसको शील्ड वोल्केनो हो गया। अब एक कॉर्नर में लिख देते हैं हम, सेकंड आ गया सिंडर कोन। सपोज ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है, इधर मैग्मा है। ये मैग्मा जब अर्थ को चीरते हुए बाहर आता है ना, तो जैसे एक फाउंटेन होता है ना ऊपर की तरफ आता है, तो वैसे ही ना ये भी ना फाउंटेन की तरह ही इसका मटेरियल बाहर आता है। तो ऐसे बहुत ही स्टीप, एंड जब ये ठंडा होता है ना तो ये बहुत ही स्टीप लैंडफॉर्म बना लेता है, ऐसे ऊंचा उठ जाता है। ठीक है। अब ये मटेरियल इधर ही गिरा एंड ये स्टीप एक फिगर बना लिया इन्होंने फाउंटेन के जैसे, एंड फिर ये यहीं से एक पहाड़ सी बन गई, एक चट्टान बन गई जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये लावा कैसे बाहर आया, एक फाउंटेन के जैसे। ठीक है। तो एरिया, और फिर वो फ्रीज होने लग गया, तो इसने एरिया तो कम कवर किया लेकिन हाइट काफ़ी अच्छी अटेन कर ली, हाइट इसकी काफ़ी बड़ी हो गई। इसी को हम बोलते हैं सिंडर कोन। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपोजिट वोल्केनोज की। कंपोजिट वोल्केनोज क्या होती हैं? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा के साथ साथ, मतलब लावा के साथ साथ एशेज, डस्ट, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, गैसेस, ये सब भी बाहर आ रही हैं, है ना। तो सपोज़ ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है, इसके अंदर हमें सतह पर मैग्मा देखने को मिलता है। एंड क्योंकि मेरे पास ग्रे कलर नहीं है यहाँ पर, मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगी ग्रे को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सपोज़ ये मैग्मा जब बाहर आया, ठीक है, तो ये यहाँ पर निकला मैग्मा, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट लेयर। लेकिन इनमें ना कंपोजिट वोल्केनोज में गैसेस, ऐश एंड डस्ट का जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब क्या होता है, जब ये ठंडा होने लग जाता है ना, तो ये गैसेस, ये ऐशेस इसी के ऊपर जो है सेटल हो जाती है। फिर अगर फिर से ये वोल्केनिक इरप्शन होता है तो फिर से एक मैग्मा की लेयर बाहर आती है। ठीक है। जब मैग्मा बाहर आना बंद हो जाता है तो ऊपर का जो गैस से जो डस्ट एंड ग्रेन्स है वो भी फिर वापस से आके इसी के ऊपर सेटल हो जाते हैं। ऐसे करके ना लेयर्स बनती रहती है कंपोजिट वोल्केनो की में। ये जो लेयर्स बनती रहती है ना, तो ये जो लेयर्स बनती है जिस वोल्केनो में, इसी को हम कंपोजिट वोल्केनो बोलते हैं। इसका जो मटेरियल है ना वो हाईली विशियस होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता। ये इधर निकलता है एंड फिर इधर पास में ही सेटल हो जाता है। एंड अब मैग्मा तो इसका गाढ़ा था, लेकिन गैस एंड ऐश बहुत और डस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो वो भी इसी के ऊपर आकर जम गए, ठंडा हो गए। ठीक है। अब इसको ना, इसका ना एक्सप्लोजन भी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, हाईली एक्सप्लोजिव है ये। क्यों? क्योंकि ये ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब गाढ़ा है ये यहीं पर सेटल हो गया। ठीक है। तो अब दूसरे, जब दोबारा से इसमें से मैग्मा निकलेगा तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, इसको ऊपर से फाड़ देगा, इसको तोड़कर बाहर आएगा। इस वजह से एक्सप्लोजन ज़्यादा होता है। एंड एक और फीचर क्या है इसका, लेयर फॉर्मेशन। ये है पूरा कंपोजिट वोल्केनो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैल्डरास पे। नेक्स्ट जो हमारा वोल्केनिक टाइप है वो है कैल्डेरा, विच इज़ फोर्थ।
ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, मोस्ट एक्सप्लोसिव। ये क्या करते हैं, जैसे सपोज़ ये कौन है, ठीक है, वोल्केनो है, तो जब इसका मैग्मा बाहर आएगा ना, ये क्या करेगा, इसको जगह नहीं मिलती, तो ये क्या करता है, इतनी ज़ोर से ये फटता है ना कि ये यहीं पर डिप्रेशन बना देगा, ये अपने आप के ऊपर ही फट जाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, ऐसे डिप्रेशंस बन जाएंगे उस एरिया में। तो ये जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस बन जाते हैं वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, इन्हीं डिप्रेशंस को जो है कैल्डरा बोला जाता है। एंड बारिश की वजह से बहुत जब टाइम एंड अगेन एक्सप्लोजन नहीं होता, एक बार डिप्रेशन बन गया एंड फिर बहुत टाइम तक एक्सप्लोजन नहीं होता, मैग्मा बाहर नहीं आता एंड इसमें पानी स्टोर हो जाता है, तो इसी से बनता है फिर कैल्डेरा लेक्स। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अच्छा, अब तक तो हम बात कर रहे थे ये कैसे फट के बाहर आता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि पहले से कोई ऐसी शेप हो जिसको, ज़रूरी नहीं है ऐसी शेप है और इसी में से लावा बाहर आ रहा है। काफ़ी बार क्या होता है कि सपोज़ ये लैंड है, उस लैंड में ना ऐसे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, एंड इन क्रैक्स से जब जो मैग्मा है वो बाहर आता है एंड वो हाईली फ्लूइड होता है ना, तो वो बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, ठीक है, उसकी पतली पतली शीट्स बन जाती हैं दूर तक, तो तब ये बनाता है फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। जैसे हमारे फ्लड प्लेन्स होते हैं ना कि वो सेडिमेंट्स को बहुत दूर तक फैला देता है एंड वो फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, वैसे ही ये लावा प्लेन्स बन जाते हैं। लावा पतली पतली शीट्स में बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, तो उसी से बनता है फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस, जो कि है हमारी फिफ्थ लैंड फॉर्म। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो डेक्कन ट्रैप्स हैं इंडिया में, वो सब फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस का ही एक टाइप हैं या फिर पार्ट हैं, हम बोल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करते हैं आखिरी वोल्केनिक टाइप की, विच इज़ मिड ओशियनिक रिजेस। ये सिक्स्थ है, मिड ओशियनिक रिजेस। मिड ओशियनिक रिजेस में क्या होता है कि अब तक तो हमने देखा कि लैंड पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, बट सिर्फ लैंड पर नहीं, ओशियन फ्लोर्स जो हैं, ओशियन फ्लोर्स में भी मैग्नेटिक बोल रही हूँ मैं, मैग्मा जो है बाहर आता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो जब ओशियंस में वोल्केनिक इरप्शन होकर और ये छोटे कोन्स बनाता है या फिर माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो उसी को हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिजेस। अगर हम एक्चुअल ओशन फ्लोर की रियलिटी में बात करें, तो जितने भी मिड ओशियनिक रिजेस हैं, इनका अगर हमने जब लेंथ कैलकुलेट की गई तो पता चला कि तकरीबन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग मिड ओशियनिक रिजेस ओशन फ्लोर्स पर मौजूद हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो वोल्केनिक इरप्शंस है, सबसे फ्रीक्वेंट जो एरिया है, सबसे फ्रीक्वेंटली जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वो भी इधर मिड ओशियनिक रिजेस पर ही होते हैं। अब हम बात करते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की, जो अर्थ के इंटीरियर में बनते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में क्या होता है, बेसिकली कई बार क्या होता है, मैग्मा अर्थ पर बाहर आने के बजाय अंदर ही सेटल हो जाता है, ठीक है। ये अर्थ का इंटीरियर है, ये बाहर है। तो सबसे पहले हमारे पास मैग्मा का चैम्बर है नीचे इधर एस्थेनोस्फेयर में। कई बार ये मैग्मा जो है यहाँ पर पहुँचने से पहले इधर अंदर ही इसी जो पूरा रीजन है उसी में जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो बनता है वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो सपोज़ कई बार क्या होता है, ये एस्थेनोस्फेयर की जो पूरी ऊपर वाली लेयर है ना, ये एज इट इज़ सॉलिडिफाई हो जाती है, ऐसे एक बड़ा डोम टाइप स्ट्रक्चर होता है वो बना लेता है एंड ये पूरा इधर ही जो है जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो जब ऐसे कोई लैंडफॉर्म बनेगी अर्थ के इंटीरियर में, ऊपर से एस्थेनोस्फेयर की एक लेयर जम जाएगी, ठीक है, बहुत बड़ा डोम बना लेगी, उसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। ये बनता है हमारा बैथोलिथ।
ये हो गया हमारा फर्स्ट लैंडफॉर्म। आई होप ये क्लियर है। अब अर्थ ये क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ से निकल के सपोज इसने बाहर आने की कोशिश की, ठीक है, ये जो मीडियम है ना जिसके थ्रू ये बाहर आते हैं, सब ये यहाँ से आता है सपोज, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्ड्यूट, ठीक है। तो इसी में से अलग अलग चैनल निकलते हैं। सपोज अब ये यहाँ से निकला एंड इसने यहाँ पर एक छोटी सी डोम की शेप ले ली, ये यहाँ पर ऐसे इसको थोड़ा सा स्पेस मिला तो ये यहाँ से निकल गया और यहाँ से इसने एक छोटा सा डोम की शेप ले ली। तो ये हमारा बन गया सेकंड लैंडफॉर्म जो कि है लेकोलिथ, ठीक है। तो ये तो स्काई के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्वेक्स शेप हो गई, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि डोम लाइक शेप हो गई। सेम इसी तरीके से सपोज अगर ये ऐसे कॉनकेव शेप ले लेता है, या फिर एक बर्तन होते हैं ना जैसे हमारे सोसर होता है उसकी शेप ऐसे कॉनकेव शेप ले लेता है, तो ये हमारी बन गई थर्ड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जिसको हम बोलते हैं लैपोलिथ, ठीक है। तो ये अभी तक ये दो शेप्स क्लियर हो गई हैं आई होप। अब सपोज कि ऐसे वेव्स की फॉर्म में अगर ये मैग्मा यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाता है, ऐसे वेव्स बन जाती हैं, तो ये वेव्स आपने तभी भी देखेंगे जब आप किसी रिवर में कोई पत्थर फेंकते तो ऐसे उछलता हुआ जाता है वेव्स की फॉर्म में। तो वैसे ही इसी फॉर्म में जब एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनते हैं एंड ये मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है वेव्स की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं फैकोलिथ। आई होप यहाँ तक के क्लियर हो गया हो। तो ये कितनी लैंडफॉर्म्स हो गई हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। अब सपोज कि ये तो अभी वेव फॉर्म में हुआ है, अगर ये ऐसे ही हॉरिजॉन्टली सीधा एक लाइन में ही अगर वेव्स ना बनाकर सीधी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही मैग्मा फ्रीज हो जाता है, तो ये हमारा बन जाता है सिल्स विच इज़ आवर फिफ्थ लैंडफॉर्म। तो ये गया हॉरिजॉन्टल। काफ़ी बार क्या होता है कि अभी जैसे ये बाहर आ रहा था लेकिन इसको ये पहले ही ठंडा हो गया, इधर बाहर आने के बजाय वर्टिकली ठंडा हो गया मैग्मा, बाहर नहीं आ पाया, फ्रीज हो गया, तो ये बनता है हमारा सिक्स्थ लैंडफॉर्म जो कि है डाइक्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया हो एंड मिलते हैं जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.